हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। अपन शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के आगे वाले टॉपिक की। देखिए, पिछली वाली क्लास में जो पढ़ा था, आई होप आप लोगों को रिवीजन में सहूलियत हो रही होगी। आप उसको याद कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन सुना के उनको लिख रहे होंगे। आज अपन कंटिन्यू करेंगे, पर कंटिन्यू करने से पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि पीछे वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। देखिए, अपन ने शुरुआत की 2 मिनट में ब्रीफली आपको मैं बता देता हूं ताकि आपके थोड़ा सा रिवीजन में सहूलियत हो जाए। अपने शुरुआत उद्योग से करिए, इंडस्ट्री टॉपिक से। उद्योग, और इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि उद्योगों का स्थान कौन सा है। तो उद्योग कौन सी गतिविधि में शामिल किए जाते हैं, द्वितीय गतिविधि में शामिल किए जाते हैं। फिर उद्योगों का योगदान देखा दो आधार पर, एक स्थिर मूल्य पर, एक चालू मूल्य पर। फिर इनमें वृद्धि देखी, इनके पैसे का योगदान देखा। इसके बाद में गणना किसके द्वारा की जाती है, यह गणना आईआईपी के द्वारा की जाती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, किस आधार पर गणना की जाती है? यस, यह गणना मासिक आधार पर की जाती है। कौन करता है? सीएसओ करता है। कितनी वस्तुएं शामिल हैं? 407 वस्तुएं शामिल हैं। सीएसओ के द्वारा गणना की जाएगी। सर्वाधिक भारांश किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का, खनन का, उसके बाद में विद्युत का। ये डिस्कस किया था। फिर अपन ने 8 कोर उद्योगों के बारे में देखा। 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री के आपको नाम याद हो गए होंगे। इसमें कच्चा तेल है, खनिज ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, सीमेंट है, स्टील है, विद्युत है और उर्वरक है। इसके बाद में अपन ने देखा एमएसएमई के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि एमएसएमई की परिभाषा क्या है। तो एमएसएमई की परिभाषा अपन ने 2 भागों में बांट कर देखी, एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर और एक टर्नओवर के आधार पर। इन्वेस्टमेंट के आधार पर एमएसएमई को डिवाइड किया, फिर टर्नओवर के आधार पर डिवाइड किया। तो देखिए, माइक्रो उद्योग किसको कहेंगे? जिनका इन्वेस्टमेंट कितना है? यस, 1 करोड़, और टर्नओवर कितना है? 5 करोड़। स्मॉल किसको कहेंगे? जिसका टर्नओवर 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर कितना है? 50 करोड़। उसके बाद में मीडियम उद्योग किसको कहेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 करोड़ और टर्नओवर कितना है? 250 करोड़। ये इसकी परिभाषा देख ली थी अपन ने। फिर अपन ने देखा कि अगर कोई एमएसएमई उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए पोर्टल कहां पे बनाया गया है। तो 2 पोर्टल आपको ध्यान रखने हैं, एक यूएएम पोर्टल, एक यूआरपी पोर्टल। यूएएम और यूआरपी। देखिए, जो यूएएम पोर्टल है, उद्योग आधार मेमोरेंडम जिसका नाम है, यह पोर्टल बनाया गया था 18 सितंबर 2015 को। और जो यूआरपी पोर्टल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये पोर्टल लेटेस्ट है। ये बनाया गया था 1 जुलाई 2020 को। ये बेसिक देख लिया अपन ने। अब मान लो एमएसएमई लग गया, आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की, लोन की। तो लोन के लिए एक योजना अपन ने पढ़ी है, मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना में क्या दिया जाएगा? यस, इस योजना में 10 करोड़ तक का, आप साथ साथ बोलिए ताकि याद हो जाए, 10 करोड़ तक का क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। और इस 10 करोड़ के लोन को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। यस, 25 लाख तक, अप टू 25 लाख, अप टू 5 करोड़, अप टू 10 करोड़। 25 लाख तक के लोन में 8% का इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलेगा। 5 करोड़ तक 6% इन्वेस्ट सब्वेंशन मिलेगा, और यहां पे 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलेगा। ठीक है। अब आपने मान लो उद्योग लगा लिया, आपको लोन भी मिल गया। अब आपको कोई रोज रोज परेशान नहीं करे, या फिर आपका सुपरविजन है इसे छूट दी जाए, तो इसके लिए सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम क्या है? एमएसएमई
फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन बताया था मैंने आपको। MSME फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, इसके बारे में पढ़ने बात करी। इसमें क्या किया जाएगा? यस, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उद्योग मित्र पोर्टल बनाया जाएगा, उद्योग मित्र पोर्टल, और एक 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। जो भी कोई नया इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगा उसको 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। उद्योग मित्र पोर्टल कब? 12 जून 2019 को बनाया गया। और 3 वर्ष की जो छूट दी जाएगी इसको अब बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया मैंने आपको बताया था? 5 वर्ष। ये अपनी एक बात हो गई। अब इसके बाद में अपन किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद में हम बात करेंगे निर्यात के बारे में। उद्योग लग गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, लोन मिल गया, काम चालू हो गया। अब निर्यात, तो राजस्थान से कौन कौन सी वस्तुओं का, कौन कौन सी सामग्रियों का निर्यात होता है उस पर बात करेंगे। तो राजस्थान की निर्यात सामग्री, निर्यात वस्तुएं, अर्थात राजस्थान से कौन कौन से गुड्स हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको बताया था कि टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 52,764 करोड़ का हुआ है। 52,764 करोड़। ये बात सारी अपने कर रखी है पिछली क्लास में, बस रिवीजन हो जाए आपका। ये तो हुआ टोटल एक्सपोर्ट राजस्थान से। इस एक्सपोर्ट में कितनी वस्तुओं का योगदान है वो याद रखना है। 1 नंबर पे की कौन सी वस्तु आएगी? इंजीनियरिंग। ठीक है। 2 नंबर पर कौन सी वस्तु आएगी? हैंडीक्राफ्ट। यस। 3 नंबर पे कौन सी वस्तु आएगी? टेक्सटाइल। फिर मेटल, फिर केमिकल। ये बात कर ली थी पिछली क्लास में। इसमें इतना याद रखना है कि राजस्थान से जो निर्यात है वो कितने करोड़ रुपए का है? 52,764 करोड़ का है। पिछली बार 49-50 हजार के आसपास था, उससे ज्यादा है ये। और इसमें इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल और केमिकल, इन वस्तुओं का योगदान है। चलिए, इसके बाद में जो अपन ने देखा है वो देखा कि राजस्थान में निर्यात के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि राजस्थान में निर्यात के लिए एक तो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, एक 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया है। तो क्या किया गया निर्यात बढ़ाने के लिए? यस, एक तो निर्यात पुरस्कार, और दूसरा 2 संस्थाएं बनाई है, 2 संस्थाएं। ठीक है। निर्यात पुरस्कार का आपको ध्यान रखना है कि कितनी श्रेणी में दिया जाता है। ये 16 श्रेणियों में दिया जाता है। और कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। और एक इसी में जो पुरस्कार है उसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, एक ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2 संस्थाएं वैसे तो आगे देख सकते हैं, पर अभी देखना चाहें तो एक REPCC और एक REPC। इनके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जब रिको वगैरह देखेंगे तब। REPCC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये थोड़ी देर बाद में अपन देख लेंगे, फिर रिको वगैरह जब देखेंगे तब। यहां तक हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अपन को याद रखना है राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। तो राजस्थान में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए एक तो BIP का गठन किया गया था, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश
संवर्धन कार्यालय कब बनाया गया, याद करो, BIPI आ रहा है बीच में, 91 में बनाया गया था, 1991 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, ठीक है। कितने विभागों की कितनी सेवाएं, इसमें आपको बताया था कि 15 विभागों की 105 सेवाएं इसमें आती हैं, 15 विभाग और 105, इसका मतलब ये एक ही ऑफिस में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद में नया क्या बनाया, याद करो, यस, वन स्टॉप शॉप सिस्टम, वन स्टॉप शॉप सिस्टम कब गठन किया गया इसका, 16 सितंबर 2020 को, ठीक है साहब। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे। और कितने विभागों कितनी सेवाएं, 14 विभागों की 98 सेवाएं यहाँ पे मिलेंगी। बात समझ में आ गई क्या। और एक चीज और देख सकते हैं, इन दोनों में ही क्या किया जाएगा, 10 करोड़ से ज्यादा का जो भी निवेश होगा उसको एंटरटेन किया जाएगा। 10 करोड़ से नीचे को एक साथ में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब अगला जो टॉपिक अपन देखेंगे, जिसकी हेडिंग आपको मैंने डलवा रखी है, राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, राजस्थान की हेडिंग लगाए, राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। औद्योगिक नीतियां हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने, राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। इसमें ये देखेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा कब कब औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई, कब कब राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक नीतियां लाई गई, सबसे लेटेस्ट औद्योगिक नीति कौन सी थी। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्री में तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मिलान कीजिए, एक साइड में औद्योगिक का नीति का वर्ष दे देगा और एक साइड में आपको दे देगा औद्योगिक नीति कौन सी कब आई, इसको मैच करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसा आ सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति पर टिप्पणी करो, या सरकार द्वारा उद्योगों का बढ़ावा करने के लिए कौन कौन सी नीतियां लाई, कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च किए, तब आपको लिखना है। या सेपरेट औद्योगिक नीति के बारे में आ जाए तो अपन को लिखना है। तो कम से कम आप इतना जरूर तैयार रहिए, जब भी अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते तो दिमाग में 5 पॉइंट तो लेकर चलिए, कम से कम 5 पॉइंट बस। ये मेंस का फंडा है। जैसे आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा है, उस पर आपको कम से कम 5 वर्ड ध्यान में होने चाहिए, 5 पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। अर्थात कुछ भी, जैसे मान लेते हैं आप पढ़ा अनुच्छेद 123 के बारे में, तो आपको पता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो ज्यादा भी नहीं तो 5 पॉइंट जरूर याद रखिए। इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, पहली बात तो ये। दूसरा, अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद 70 में नहीं हो, या तो एक हाउस नहीं हो या दोनों हाउस नहीं हो, तब जारी किया जाता है। जारी किसके द्वारा किया जाएगा, जारी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्या खुद से किया जाएगा, क्या ना, मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद किया जाता है। कब जारी किया जाता है, ये विशेष परिस्थिति में जारी किया जाता है जब कानून बनाने की अति आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होती है, तो आप इसकी अवधि संसद सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह तक होती है। 6 सप्ताह से पहले भी राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। 2, 2, 4, 2, 3, 6, ये 5-6 पॉइंट अपने लिख लिए। इसका मतलब ये कि जब भी आप कोई पॉलिसी पढ़े तब कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि 5 पॉइंट याद होने चाहिए, ताकि मेंस में 5 तो लिख डालो, आगे बाद की बात होती है। समझ में आ गई। तो अपन जो औद्योगिक नीति पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि औद्योगिक नीति आई कब कब, और मेंस में क्वेश्चन है तो उसको कैसे डील करना है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए औद्योगिक नीति के बारे में, वैसे पुरानी वाली ज्यादा काम की होती नहीं है, एग्जाम में पूछेगी नहीं एग्जामिनर, पर फिर भी याद रखेंगे जो पहली औद्योगिक नीति है, फर्स्ट औद्योगिक नीति, ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में आई। तो प्रथम के नीचे क्या लिखेंगे, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई, 1978 में। भैरों सिंह जी की सरकार थी उस टाइम में, उस टाइम पहली औद्योगिक नीति लॉन्च की गई। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरी औद्योगिक नीति की। तो दूसरी औद्योगिक नीति, जो सेकंड वाली औद्योगिक नीति है, वो 1991 में आई।
तो दूसरी औद्योगिक नीति कब आई? 1991 में। आपको पता है कि उस पे अपन अभी बात नहीं करने वाले हैं। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। भारत की अर्थव्यवस्था को ओपन अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। एफडीआई की अनुमति दी गई। लाइसेंस कोटा परमिट सिस्टम को खत्म करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का अवधारणा अपनाया गया। उस पर बाद में इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें, दूसरी औद्योगिक नीति 1921 में लाई गई। इसके बाद बात करते तीसरी औद्योगिक नीति की। तो तीसरी औद्योगिक नीति है थर्ड औद्योगिक नीति। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में लाई गई, 1994 में लाई गई। ठीक, इसके बाद बात करते हैं चौथी औद्योगिक नीति की, जो फोर्थ औद्योगिक नीति है। चौथी औद्योगिक नीति है, ये 1998 में लाई गई। जो पांचवी औद्योगिक नीति है, पांचवें नंबर की पांचवी औद्योगिक नीति 2010 में लाई गई। दिखाई दे रहा है? 2010, दूसरे पेन से लिख देता हूं, 2010 में लाई गई। पांचवी कब लाई गई? 2010 में। ठीक है, इसके बाद में जो छठी औद्योगिक नीति है, 6वें नंबर की औद्योगिक नीति, छठी औद्योगिक नीति, थोड़ा सा मोटा करके लिख देता हूं, छठी औद्योगिक नीति है ये 2015 में लाई गई। और जो अंतिम सातवीं औद्योगिक नीति है, इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देते हैं, जो सातवीं औद्योगिक नीति है, सातवीं औद्योगिक नीति है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को लाई गई। कब लाई गई? 2019 को। बात समझ में आ गई? तो मैं वापस बोलता हूं, राजस्थान की औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक नीतियां कब कब लाई गई? प्रथम कब लाई गई? 1978 में। दूसरी कब लाई गई? 1991 में। तीसरी कब? 1994 में। फिर चौथी 98 में। उसके बाद पांचवी 2010 में, छठी 2015 में, और सबसे नवीनतम जो औद्योगिक नीति है, इसको आपको ध्यान रखना, नवीनतम औद्योगिक नीति को ये 2019 में लाई गई है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अब अगर ऐसा है कि राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीतियां, तो इसके बारे में आप लिख देंगे, या प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको मिलान करवाने वाला दे, तो यहाँ पे वो दे सकता है पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई, दूसरी औद्योगिक नीति कब लाई गई, तीसरी कब लाई गई। तो आपको याद रखना कि प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके बाद में पांचवी, उसके बाद में छठी, उसके बाद में सातवीं। तो सबसे लेटेस्ट औद्योगिक नीति कौन सी है राजस्थान की? ये पांचवी औद्योगिक नीति, सातवीं औद्योगिक नीति सबसे लेटेस्ट है। कब लाई गई? 1 जुलाई 2019 को। समझ में आ गई बात? लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। तो इनको या तो मिलान करवाने वाला क्वेश्चन दे देगा, कौन सी नीति कब आई, या फिर इंडिविजुअल किसी नीति के बारे में आपसे लिखवा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक नीति के बाद में एक पॉलिसी है, रिप्स पॉलिसी, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करना जरूरी है। हेडिंग क्या लगाएंगे आप? RIPS, रिप्स, RIPS, RIPS, रिप्स। देखिए, रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे इंडिविजुअल 15 शब्दों में पूछेगा कि रिप्स के बारे में लिखो, या फिर आपसे प्री में ऐसे मिलान करवाने वाला क्वेश्चन दे देगा, कथन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा रिप्स के बारे में। देखिए, रिप्स जो पॉलिसी है, RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश संवर्धन योजना या स्कीम, ये योजना क्यों लाई गई? राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए,
ऐसा समझे कि मान लो कोई विदेशी कंपनी है और वो राजस्थान में अपना कोई उद्योग लगाना चाहती है, कोई विदेशी कंपनी। अब आती है कंपनी, अपना कोई उद्योग लगाती है, जैसे मान लो जयपुर की बात करते हैं, तारानगर की बात करते हैं, यहाँ पे कोई उद्योग लगाया किसी कंपनी ने। अब क्या होता है कि कंपनी शुरुआत होएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन भी करेगी, उत्पादन करेगी। अब उत्पादन कंपनी का जैसे जैसे शुरू होगा वैसे वैसे इस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है, इन कंपनियों पर बहुत भारी बर्डन होता है टैक्स का, तो टैक्स में एक बड़ा हिस्सा कंपनी का टैक्स में चला जाता है, तो फिर कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। तो सरकार ने यूं कहा कि चलिए जो भी कोई नया उद्योग लगेगा राजस्थान में उसको हम 7 वर्ष तक की छूट देंगे। किसमें? एक तो SGST, स्टेट GST नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा जो भी मंडी शुल्क है, मंडी में जो फीस लगती है, शुल्क लगता है, उसमें आपको छूट दे दी जाएगी। इससे क्या होगा, इससे उद्योगों का थोड़ा सा प्रमोशन होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो रिप्स के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि रिप्स पॉलिसी लेके कब आई कब ये नीति रिप्स वाली, इसके बारे में लिखेंगे। रिप्स कब आई? रिप्स जो पॉलिसी है ये आई 17 दिसंबर, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 17 दिसंबर 2019 को, 2019। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, अगर मान लो 15 शब्द में आपके आता है तो पहला ये लिखेंगे रिप्स। रिप्स की फुल फॉर्म लिखवा देता हूं पहले मैं, लिखिए राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम। राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम, स्कीम लिखना, ये आगे शायद कटा हुआ है, स्कीम। ठीक है, राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि रिप्स पॉलिसी आई कब? रिप्स पॉलिसी 17 दिसंबर 2019 को। अब अगला आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए क्यों लेके आई, क्यों लेके आई पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? इसका है, आप लिख लो, राजस्थान में निवेश बढ़ाने हेतु, राजस्थान में निवेश बढ़ाने हेतु राजस्थान में निवेश बढ़ाने हेतु ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, इसमें क्या प्रावधान है, प्रावधान के बारे में लिख लेंगे थोड़ा सा। प्रावधान, इसके प्रावधान क्या है पॉलिसी के प्रावधान, तो ध्यान रखिए प्रावधान के बारे में। नंबर 1, 7 वर्षों तक SGST, जीएसटी का नाम सुना होगा, जब आप अपन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आगे भारत में कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया लिखा हुआ, तब अपन इसके बारे में और बात करेंगे। 7 वर्षों तक SGST में छूट मिलेगी, में छूट। और जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये याद रखना है, जितने भी मंडी शुल्क लगते हैं, मंडी शुल्क तथा अन्य शुल्कों में छूट, मंडी शुल्क तथा अन्य शुल्कों में छूट। बात समझ में आ गई? तो रिप्स के बारे में 15 शब्द में है, 50 शब्द में है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना क्वेश्चन को। इसमें लिखना क्या आपको ये लिखना है कि 17 दिसंबर 2019 को रिप्स पॉलिसी लेकर है, पहली बात तो याद रखने की। दूसरी, इसका नाम क्या? राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, क्यों लेकर आए? राजस्थान में निवेश बढ़ाने तो लेकर आए। प्रावधान क्या क्या है इसमें? 7 वर्षों तक SGST में छूट तथा मंडी तथा अन्य शुल्कों में भी छूट दी जाएगी। बात समझ में आ गई? ये रिप्स पॉलिसी के बारे में। अब अगली आप एक हेडिंग लगाएंगे CSR के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना है, पर आप हेडिंग लगाएंगे CSR। देखो CSR का टॉपिक 2 जगह है अपने सिलेबस में। एक ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स में तो लिखा ही हुआ है, साथ साथ जो लोक प्रशासन है पब्लिक हेड, उसमें भी CSR के बारे में लिखा हुआ है।
इस बार जो आरएस 2021 है इसमें 15 शब्द में सीएसआर के बारे में क्वेश्चन पूछा पब्लिक एड के पेपर में, पेपर नंबर 3 में सीएसआर के बारे में लिखिए, 15 शब्द में आया था। इकोनॉमिक्स में क्या दिया उसकी बात अपन कर लेते हैं, है क्या सीएसआर उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म देखना है, इसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या फुल फॉर्म लिखेंगे, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो कि आपको अब इंग्लिश से डरना नहीं, 80 नंबर का पेपर आरएस में इंग्लिश का होगा, तो अगर इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे तो अच्छे नंबर दिला के जाएगा। कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है। देखिए बहुत देसी भाषा में समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, किसी शहर में एक कंपनी लगी हुई है, बड़ी कंपनी, टाटा कंपनी की बात करते हैं, टाटा की किसी शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी लगी हुई है। वो कंपनी है शहर में किसी चीज का प्रोडक्शन करती है और खूब पैसे कमाती है उस शहर से। पर आप सोचिए कि जैसे कंपनी चलती है उसमें धुआं भी निकलता है, प्रदूषण भी होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। तो ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उससे लोग प्रभावित होते हैं। अर्थात जिस शहर में कंपनी लगी होती है वो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लोगों को रोजगार भी देती है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। पर इसके साथ में नकारात्मक प्रभाव क्या है कि कंपनी की वजह से प्रदूषण भी होता है, लोगों को हेल्थ की समस्याएं भी होती हैं। आप इस प्रकार समझिए इसको देसी भाषा में। अब एक इतनी बड़ी कंपनी है कि इतने सारे रुपए कमाती है कंपनी, तो क्या कंपनी का उत्तरदायित्व ये नहीं है कि जहां से वो पैसे कमा रही है, जिस सोसाइटी में कंपनी लगी हुई है, जिस इन्वायरमेंट भौतिक संसाधनों का वो यूज कर रही है, तो क्या कंपनी का इतना उत्तरदायित्व नहीं है क्या कुछ रुपए उस समाज के विकास के लिए खर्च कर दे। कोई छोटी कंपनी हो तो चलो बात नहीं है, पर जिन कंपनियों का हजारों करोड़ में ट्रांजैक्शन होता है, अगर वो कुछ करोड़ रुपए समाज के लिए खर्च करेंगे तो ये एक सोसाइटी को नई दिशा प्रदान कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो मोटा सा मतलब है कि आपने देखा होगा जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये कुछ शिक्षा पर पैसे खर्च करते हैं, कुछ स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, कुछ पेयजल योजनाओं पर खर्च करते हैं, कई बार कुछ सामुदायिक भवन बना देते हैं। इस प्रकार ये जो कार्य कर रहे होते हैं कंपनियां, ये किसके तहत कर रही होते हैं, सीएसआर के तहत कर रही होती है। बात समझ में आ गई क्या। अब आप लोग कोई देसी भाषा में पूछे आपको सीएसआर के बारे में, तो कहना आप कि जिस क्षेत्र में कंपनी लगती है, जिस क्षेत्र में कंपनी लगती है, तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है कि उस क्षेत्र के सारे भौतिक संसाधन, वो ऑक्सीजन उसको मिल रही है कंपनी को तो उसके लिए तो पैसे नहीं दे रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसके लिए तो पैसे नहीं दे रही है। जिस पर्यावरण में, जिस परिवेश में कंपनी लगी हुई है, जहां से पैसे कमाती है कंपनी, इतना बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं वो, उनका उत्तरदायित्व है कि वो समाज के लिए कुछ पैसे खर्च करे, अर्थात अपने कुछ लाभ का कुछ % उनको समाज के लिए खर्च करना, इसी को सीएसआर कहते हैं। तो क्या ये सभी कंपनियों के लिए लागू है क्या, नहीं, ये सभी कंपनियों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो इतना कमाते ही नहीं है कि वो सीएसआर में खर्च कर दें। तो इसके लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया, कुछ शर्तें निर्धारित करिए। ये शर्तें भी आपको लिख कर आनी है एग्जाम में अगर सीएसआर पर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सीएसआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। सीएसआर के बारे में आपको ये ध्यान रखना सीएसआर के बारे में कि सीएसआर जो है ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, एक कंपनी अधिनियम है 2013। तो कहां पे प्रावधान किया इसका, कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी लिखिए, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 और इसकी धारा 135 में, धारा 135 में सीएसआर का उल्लेख है। बात समझ में आ गई। क्या लिखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, सेक्शन, इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहे तो सेक्शन
135 में सीएसआर के बारे में लिखा गया है। बात समझ में आ गई। इसमें देखो 3 शर्तें हैं कंपनी के लिए। कितनी शर्तें निर्धारित की गई हैं? 3, कि कौन सी कंपनी को सीएसआर देना पड़ेगा। ये 3 शर्तें इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिखिए। पहली शर्त है कि अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, निवेश जो है, निवेश थोड़ा मोटा करके लिख देता हूं ताकि और दिख जाए, निवेश जो है किसी कंपनी का, निवेश वो कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। देखना बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है 500 करोड़। तो पहली शर्त क्या है? किसी कंपनी का निवेश, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 500 करोड़। इसके बाद में कंपनी का जो टर्नओवर है, टर्नओवर वो 1000 करोड़ होना चाहिए। कितना? 1000 करोड़, 1000 करोड़। और कंपनी का जो 1 साल का लाभ है, वो लाभ कितना होना चाहिए? 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ लाभ, शुद्ध लाभ। अच्छा, अब आप कहोगे कि इससे कोई छोटी कंपनी है उसको सीएसआर नहीं देना है। हाँ, उसको सीएसआर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में सीएसआर के बारे में लिख दिया है और इसमें कहा गया कि निवेश कितना होना चाहिए? निवेश 500 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर है वो 1000 करोड़ होना चाहिए और जो कंपनी का शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ होना चाहिए। तो कोई कंपनी है उसको उसको क्या पे करना पड़ेगा? सीएसआर। अब करना कितना पड़ेगा? ध्यान ये भी रखना आप लोगों को, सीएसआर कितना पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, सीएसआर के लिए कहा गया कि 3 वर्ष जो है, लास्ट के 3 वर्ष, 3 वर्षों का, 3 वर्षों का औसत 2%। औसत किसका औसत? 3 वर्षों का जो लाभ हुआ है, लाभ का औसत 2%। नहीं समझ में आप सोचो खिचड़ी होगी। देखिए, मान लो किसी कंपनी ने 1 साल कमाए, 1 साल उसका लाभ हुआ 5 करोड़, 1 साल हुआ उसका 6 करोड़, 1 साल हुआ उसका 7 करोड़। तो इन तीनों सालों का एवरेज लिया कि जैसे मान लेते 2019 में इसको 5 करोड़ का लाभ हुआ, 2020 में 6 करोड़ का, 2021 में 7 करोड़ का। तो 3 वर्ष हो गए, इनका तीनों का औसत निकालते, मान लो 6 करोड़ औसत आ गया। इस 6 करोड़ का 2% कहां पे लगाना पड़ेगा? सीएसआर में लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? मैं पूरा रिपीट करा देता हूं, वापस पीछे आइए। देखिए, सीएसआर का प्रावधान कहां पे किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013, पहली बात। तो दूसरा, धारा 135 है, इसमें सीएसआर के बारे में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। अगली बात, सीएसआर के लिए शर्तें कितनी है? 3, निवेश, टर्नओवर और लाभ। निवेश कितना होना चाहिए? देखिए, आप कहोगे कि निवेश 500 करोड़ है, मान लो कोई पैसे लगाता, उससे दुगुना टर्नओवर होगा तब फायदा होगा। तो याद रखिए 500 करोड़ तो निवेश होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1000 करोड़, और लाभ कितना होना चाहिए? 5 करोड़ रुपए। अब ये जो लाभ हुआ है 1 साल का, 1 साल का नहीं देखेंगे, 3 साल का औसत निकाल लेंगे। जैसे 1 साल कंपनी को लाभ हुआ 5 करोड़ का, 1 साल लाभ हुआ 6 करोड़ का, 1 साल हुआ 7 करोड़ का, तो तीनों का औसत 6 करोड़ रुपए निकल गया। इस 6 करोड़ का 2% किस में खर्च करना पड़ेगा? सीएसआर में खर्च करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, ये सीएसआर। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया? जो कंपनियां सीएसआर नहीं पे करती है, सीएसआर नहीं चुकाती है, उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक सीएसआर अथॉरिटी बनाई है, सीएसआर प्राधिकरण। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सीएसआर प्राधिकरण, सीएसआर प्राधिकरण, प्राधिकरण अर्थात सीएसआर अथॉरिटी, सीएसआर अथॉरिटी, सीएसआर अथॉरिटी। सीएसआर अथॉरिटी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि सीएसआर अथॉरिटी कब बनाएगी। तो इसका डेट है वो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, 6 नवंबर
2019 को, बस ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में। सीएसआर प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, याद रखेंगे 6 नवंबर 2019, याद रह जाएगा क्या। यस, तो अपने देखा सीएसआर के बारे में, सीएसआर की शर्तें क्या क्या हैं। तो पहले तो आप मान लो सीएसआर पे, अब आप खुद से लिखना क्लास पूरी होने के बाद सीएसआर के बारे में। तो आप लिखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में सीएसआर के बारे में लिखा गया है। सीएसआर की शर्तें क्या लिखेंगे, 3। इन्वेस्ट कितना होना चाहिए, 500 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1000 करोड़। लाभ कितना होना चाहिए, 5 करोड़। अगर ऐसा है तो उस कंपनी को औसत 3 साल का 2% सीएसआर में खर्च करना पड़ेगा। कहां कहां पे खर्च कर सकते हैं आप, अगर आगे और लिखना चाहो तो आप लिखना चिकित्सा सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पेयजल में, या अवसंरचनात्मक विकास में, कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जो कंपनी सीएसआर पे नहीं करती है उसके लिए सरकार ने एक सीएसआर अथॉरिटी का गठन किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां वो बचती रहती है कि हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़े। इसके लिए सरकार ने एक सीएसआर अथॉरिटी बनाई है। कब बनाई, 6 नवंबर 2019 को सीएसआर अथॉरिटी का गठन किया गया। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई क्या। चलिए, ये हुआ सब सीएसआर अथॉरिटी के बारे में। अब अगली हेडिंग आप लगाएंगे, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए संस्थाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु संस्थाएं, क्या हेडिंग लगाएंगे, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु संस्थाएं, हेडिंग लगाएंगे राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु संस्थाएं। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले, राजस्थान में औद्योगिक विकास की संस्थाएं हेतु अपन सबसे पहले देखेंगे रिको के बारे में। कौन कौन सी संस्थाएं अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे, रिको के बारे में। रिको, उसके बाद में अपन देखेंगे राजसिको, उसके बाद में अपन देख लेंगे राजस्थान वित्त निगम, वित्त निगम। उसके बाद में अपन देखेंगे खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उसके बाद में अपन देखेंगे रूडा के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे रिको के बारे में, उसके बाद में देखेंगे राजसिको के बारे में, उसके बाद में राजस्थान वित्त निगम, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और रूडा। आप ये जो 5 संस्थाएं लिखी है इनको ऐसे ही नोट्स में उतारिए। सबसे पहले रिको, राजसिको, वित्त निगम, खाद्य एवं ग्रामोद्योग और रूडा। कितनी संस्थाएं होगी, 1 2 3 4 और 5। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आपको अगर रिको के बारे में इंडिविजुअल आ जाए, राजसिको के बारे में, वित्त निगम के बारे में, खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में, या फिर रूडा के बारे में, तो आपको लिख के आना है। ठीक है, 15 शब्द 20 शब्द आपको तैयार करके रखने हैं, और साथ में प्री में कोई क्वेश्चन नहीं जाए इसके लिए सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पर एग्जाम में एक सीक्रेट ये भी है कि मान लो रिको के बारे में आपको पूछा है, तो रिको के बारे में मेरा तो ये माना कि जो आपके पास जानकारी है सारी भर के आ जाओ, वहां पे जगह पड़ी होती है। तो रिको के बारे में जो जो आपके पास जानकारी है सारी दे दो। एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा लिखा तो फिर वो एग्जामिनर प्रभावित नहीं होगा, या फिर वो नंबर काट लेगा ज्यादा लिखने की वजह से। ज्यादा अगर आप सूचनाएं दे रहे हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट कम ही पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ने की ज्यादा ही चांस होती है कि आपके ठीक नंबर आ जाए। अब आप हेडिंग लगाएंगे नंबर 1 रिको के बारे में। रिको, रिको और इंग्लिश में लिखेंगे RIICO। इसका फुल फॉर्म लिखते हैं राजस्थान औद्योगिक विकास
एवं विनियोजन संस्था। इंग्लिश में लिखते हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोग संस्था। ठीक, ये तो है इसकी फुल फॉर्म रिको की। अब नाम लिखिए आप, इस पे रिको पर सारी बात विस्तार से करेंगे। रिको के द्वारा क्या क्या चलाया जा रहा है, एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कहाँ कहाँ पे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे है, जापानी पार्क कहाँ पे है, सेज कहाँ पे है, सारी बातें विस्तार से करेंगे। ठीक है, शायद क्लास भी कोई ज्यादा लंबी नहीं, 1-1.25 घंटे क्लास अपन कर लेंगे। इसके बाद में अपन लिखेंगे रिको की स्थापना। तो जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आप उनको उतार लीजिए। तो अभी अपन लिखते हैं रिको। तो रिको में अपन क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लिया, फिर इसकी स्थापना। स्थापना के बाद में देखेंगे रिको द्वारा किए जाने वाले कार्य, कौन कौन से कार्य करता है रिको। तो देखिए रिको के कार्य अपन कौन कौन से पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे एग्रो फूड पार्क, आप इनको ऐसे लिखें एग्रो फूड पार्क। दूसरा लिखेंगे खाद्य प्रसंस्करण संस्था या इकाई, खाद्य प्रसंस्करण इकाई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जापानी पार्क, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेज, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौशल विकास केंद्र, इसके बाद में पढ़ेंगे औद्योगिक केंद्र, इतना सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं रिको के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि रिको क्यों है। तो आपको इतना तो पता है कि रिको उद्योगों का विकास करने के लिए, क्योंकि औद्योगिक विकास के नाम में आ रहा है, पहली बात तो याद रखना। उद्योगों के लिए, उद्योगों का विकास करना, कच्चे माल या वित्त की सुविधा करना, तकनीकी सहायता करना, मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करना, ये सारे काम रिको के हैं। तो रिको के कार्य इतने सारे। इसके अलावा रिको क्या करता है, रिको औद्योगिक विकास करता है। मैं लिख देता हूं रिको के कार्य औद्योगिक विकास। अभी इसको खिचड़ी नहीं करना है, मैंने बताया कि आपको रिको अपन पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीजें रिको में अपन पढ़ने वाले हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे औद्योगिक विकास, नंबर 2 औद्योगिक विकास के बाद में अपन देखेंगे इसमें मर्चेंट बैंकर के रूप में, मर्चेंट बैंकर। तीसरा अपन देखेंगे औद्योगिक विकास, मर्चेंट बैंकर। तीसरा अपन देखेंगे लोन। चौथा देखेंगे तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ऐसा लिखिए सबसे पहले रिको। पिछले वाले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले आप लिखिए रिको, रिको की फुल फॉर्म लिख लीजिए। लिखेंगे राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोग संस्था, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद देखेंगे राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रिको के बारे में आपने इसकी फुल फॉर्म देख ली। ठीक, अब आप लिखेंगे रिको कार्य क्या क्या करता है। तो रिको का पहला कार्य आप लिखिए औद्योगिक विकास करना। पहला कार्य क्या लिखेंगे, रिको औद्योगिक विकास के कार्य करता है। दूसरा लिखेंगे मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करता है।
इसका मतलब ये है कि मान लो रिको को कुछ चाहिए तो दूसरे मतलब रिको को लोन चाहिए, उद्योगों को लोन चाहिए तो रिको दिला देता है। तीसरा, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है मर्चेंट बैंकर के रूप में। चौथा, मान लो किसी उद्योग को तकनीकी सहायता चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? रिको के द्वारा। बात समझ में आ गई क्या? ये हुआ रिको का बेसिक कार्य है, औद्योगिक विकास करना, मर्चेंट बैंकर, लोन, तकनीकी सहायता। ठीक, अगली बात यह कि रिको द्वारा क्या क्या चलाया जा रहा है, तो इतनी सारी चीजें, 1 2 3 4 5 6, रिको द्वारा इतनी सारी चीजें चलाई जा रही है। क्या क्या? एग्रो फूड पार्क चला रहा है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई चला रहा है, जापानी पार्क, सेज, कौशल विकास केंद्र और औद्योगिक केंद्र, इतनी सारी चीजें रिको चला रहा होता है। देखिए एक एक पर बात करेंगे। रिको की फुल फॉर्म लिख ली और अब रिको के कार्य लिख ली। अब एक एक पर बात करेंगे। सबसे पहले एग्रो फूड पार्क, क्या आर्टिकल लगाएंगे? एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क। तो अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितनी जगह एग्रो फूड पार्क चल रहे हैं। राजस्थान में 4 जगह एग्रो फूड पार्क चल रहे हैं। कितनी जगह? 4 जगह। कौन चलाता है? रिको। कहां कहां पे एग्रो फूड पार्क? नंबर 1 गंगानगर, गंगानगर के बाद में याद रखना है जोधपुर, जोधपुर के बाद ध्यान रखना है अलवर, अलवर के बाद याद रखना कोटा। ठीक, क्वेश्चन आएगा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क? आप कहना 4। कौन चलाता है? रिको। कहां पे? यहाँ पे। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये राजस्थान का मानचित्र मान लो, समझ लो ऐसे इस प्रकार बनता है राजस्थान का मानचित्र। ऊपरी ऊपर क्या आएगा? गंगानगर आएगा। इस साइड में क्या आएगा? जोधपुर आएगा। इस साइड में क्या आएगा? अलवर आएगा। इस साइड में क्या आएगा? कोटा आएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा 4 जगह हैं जहां पर क्या चलाया जा रहा है? राजस्थान में एग्रो फूड पार्क चलाए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, पहला काम एग्रो फूड पार्क है। दूसरा काम देखते हैं। दूसरा काम है खाद्य प्रसंस्करण इकाई। तो जो जोधपुर है यहीं पे एक इकाई चलाई जा रही है जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण इकाई। तो अगला लिखेंगे रिको द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला काम हो गया एग्रो फूड पार्क, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई। खाद्य प्रसंस्करण इकाई। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण इकाई। क्वेश्चन सीधा क्या पूछेगा? रिको द्वारा राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण इकाई कहां चलाई जा रही है? तो इसका आप नाम याद रखेंगे तिंवरी। तिंवरी एक जगह जोधपुर में, तिंवरी में चलाई जा रही है। तिंवरी, तिंवरी जोधपुर, तिंवरी जोधपुर। बात समझ में आ गया? इसका मतलब राजस्थान में पहला एग्रो फूड, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा 4 जगह चलाए जा रहे हैं। फिर रिको क्या चलाता है? खाद्य प्रसंस्करण इकाई तिंवरी जोधपुर में। इसके बाद लिखा हुआ है जापानी पार्क, काफी इंपॉर्टेंट है। रिको द्वारा जापानी पार्क कहां चलाए जा रहे हैं? जापानी पार्क, जापानी पार्क। तो याद रखें अलवर में रिको द्वारा जापानी पार्क चलाया जा रहा है। अलवर में भी 2 जगह आपको याद रखना है, एक नीमराना, एक घिलोट। नीमराना यहाँ पे 45 इकाइयां लगी हुई हैं और एक गिलोथ में, गिलोथ है, गिलोथ। ऐसे याद रखना नीम गिलोय, नीम गिलोय अपन काम में लेते हैं। नीम गिलोय, नीम गिलोय का तेल ही तो निकलता है। तो जापानी पार्क जो है वो अलवर में लगाया जा रहा है। नीम गिलोय, नीमराना और गिलोथ में जापानी पार्क लगाया गया है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या देखना है। इसके अलावा अपन को देखना है सेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेज, तो रिको द्वारा 2 सेज चलाए जा रहे हैं जयपुर में। तो सेज कहां पर चलाया जा रहा है? सेज, SEZ। अब आपको लगेगा सर ये सेज क्या है? देखिए सरकार उद्योगों का विकास करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र बना देती है, जैसे मान लो
ये कोई शहर है, शहर में एक क्षेत्र यहाँ पे रिजर्व कर देती है कि इस क्षेत्र में जो जो भी उद्योग लगेगा, इस 4 किलोमीटर के दायरे में जो कोई उद्योग लगाना चाहता है उनको हम खूब सारी छूट देंगे। उसमें टैक्स में छूट मिल जाएगी, मंडी शुल्क में छूट मिल जाएगी, लैंड और जो लेबर लॉ है उनमें कुछ छूट मिल जाएगी। तो सरकार क्या करती है, एक पूरे शहर में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करती है। इसी को सेज बोलते हैं, आप देसी भाषा में समझ लीजिए। तो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन, सेज। ठीक, ये जो स्पेशल इकोनॉमी जोन है, सेज है, ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, रिको के द्वारा। और सेज कहां पे संचालित किया जा रहा है, जयपुर में। जयपुर में सेज कहां पे संचालित किया जा रहा है, जयपुर में संचालित किया जा रहा है। कितने सेज बनाए गए हैं जयपुर में, 2। एक तो बनाया गया है जेम्स एंड ज्वेलरी का, जेम्स एंड ज्वेलरी, पहली बात तो। और जो दूसरा बनाया जा रहा है, दूसरा बनाया गया है, वो बनाया गया है, ये तो सीतापुरा में, सीतापुरा। और एक है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ये भी जयपुर में। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद अगला क्या काम करता है, अगला काम करता है कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ये कौशल विकास का जो केंद्र है ये कहां पे चलाया जा रहा है, रिको द्वारा। तो अगला लिखेंगे कौशल विकास केंद्र, रिको द्वारा कौशल विकास केंद्र। रिको कौशल विकास केंद्र कहां पे चला रहा है, इसका रखना पचपदरा में, पचपदरा। और पचपदरा कहां पे है, बाड़मेर में। बात समझ में आ गई। तो पचपदरा में कौशल विकास केंद्र चलाया जा रहा है। एक औद्योगिक केंद्र जो कि नीमराना में है, औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र, ये नीमराना में। ठीक, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है अगला रिको का क्या कार्य है, उसको भी देख लेते हैं। यस, इतना तो रिको के बारे में देखिए अपने क्या क्या पढ़ा, काफी विस्तार से पढ़ा है, लगभग 20-15 मिनट इस पे बात कर ली अपन ने। रिको की स्थापना, तो सबसे पहले रिको की स्थापना कब हुई, तो इसको अपन याद रखेंगे 1980 में, 1980 में रिको की स्थापना हुई। रिको के कार्य क्या क्या है, तो कार्य इधर वाले, एक तो उद्योगों का विकास करने का कार्य है, दूसरा मर्चेंट बैंकर का, तीसरा लोन का, चौथा तकनीकी सहायता का। बात समझ में आ गई। अगली बात, क्या क्या चलाता है रिको, एक तो एग्रो फूड पार्क चलाता है रिको, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां चलाता है रिको, तीसरा जापानी पार्क चलाता है, चौथा सेज चलाता है, पांचवा कौशल विकास केंद्र और छठा औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर। तो सबसे पहले आपको याद रखना एग्रो फूड पार्क, तो रिको द्वारा गंगानगर में, जोधपुर में, अलवर में और कोटा में एग्रो फूड पार्क चलाए जा रहे हैं। इसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण इकाई तिमरी जोधपुर में लगाई गई है। इसके बाद में जापानी पार्क कहां पे लगाए गए हैं, अलवर, अलवर में नीमराना और गिलोट में जापानी पार्क है। इसके बाद में सेज, SEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन जयपुर में, कौन कौन से, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुर और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। इसके बाद में कौशल विकास का जो केंद्र है, कौशल विकास का केंद्र ये नीमराना में होएगा, ऐसा लिखे आप इसको थोड़ा सा, कौशल विकास का केंद्र नीमराना में और औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल सेंटर वो पचपदरा में लगाया गया है। ये थोड़ा सा मिस आउट से इधर लिख दिया, कौशल विकास केंद्र नीमराना में और औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेंटर कहां पे लगाया जा रहा है, ये पचपदरा में लगाया जा रहा है। ये अपने रिको के बारे में हो गया। एक बार और रिपीट करवा देता हूं ताकि आपके दिक्कत नहीं आए।
रिको है, इसकी स्थापना 1980 में हुई। पहली बात तो क्या करता है, औद्योगिक विकास के लिए कार्य करता है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है, मर्चेंट बैंकर के रूप में तकनीकी सहायता, लोन प्रोवाइड कराता है। अब रिको चलाता क्या क्या उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना रिको के बारे में कि रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कितने एग्रो फूड पार्क हैं, 4। कहाँ कहाँ पे हैं, एक है अलवर में, याद कीजिए, एक लेफ्ट एक राइट एक नीचे, एक अपर लेफ्ट राइट और नीचे। ऊपर क्या है, यस गंगानगर, फिर लेफ्ट राइट में जोधपुर और अलवर, नीचे कोटा एग्रो फूड पार्क है। इसके अलावा एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट चला रहा है रिको, कहाँ पे, तिमरी जोधपुर में चला रहा है। ठीक है, इसके बाद में रिको द्वारा अब जयपुर पे आ जाते हैं क्योंकि जयपुर छोड़ रखा है, तो रिको जयपुर में क्या चला के रखता है, यस रिको द्वारा जयपुर में सेज चलाए जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, 2, एक जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा, दूसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। ठीक है, अब अगला काम क्या करता है रिको, रिको द्वारा अगला काम क्या किया जा रहा है, इसके लिए कौशल विकास केंद्र कहां पे विकसित किया जाए रिको द्वारा, नीमराना में। औद्योगिक केंद्र कहां पे विकसित किया जा रहा है, पचपदरा में, बाड़मेर में। इसके बाद आपको ध्यान रखना कि रिको द्वारा जापानी पार्क चलाए जा रहे हैं, कहां पे, नीमराना और गिलोट में। ये आपका रिको हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे आरएफसी, एक ही लाइन का है आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम। क्या लिखेंगे, राजस्थान वित्त निगम, इंग्लिश में लिखेंगे राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, स्थापना कब हुई राजस्थान वित्त निगम की, ये पूछता 1955 में। कार्य क्या करता है, कार्य लिखेंगे, कार्य नंबर 1 नए उद्योगों की स्थापना के लिए, ये लाइन याद रखना है, नए उद्योगों की स्थापना के लिए, नए उद्योगों की स्थापना के लिए के लिए 20 करोड़ तक, इसको आप याद रखेंगे, 20 करोड़ तक, 20 करोड़ 20 करोड़ तक का लोन। ठीक है, इतना ही है। आरएफसी राजस्थान वित्त निगम 15 शब्द में परीक्षा में, या फिर इसकी स्थापना बहुत बार पूछता प्री में, किसकी स्थापना कब की गई, तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई। पूरा नाम क्या है, राजस्थान वित्त निगम या राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1955 में। कार्य क्या करता है, नए उद्योगों की स्थापना के लिए 20 करोड़ तक का क्या देता है, लोन देता है। चलिए, इसके बाद अपन अगला जो इंस्टीट्यूशन है वो पढ़ेंगे, खाद्य एवं ग्रामोद्योग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना आर्थिक समीक्षा में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले याद रखना खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना याद रखनी है, स्थापना बताएं। आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी, उसी ईयर में 1955 में खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1955 में। पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी अपन को ध्यान में रखना है, करता क्या है, तो ये पहली बात तो
ग्रामोद्योग बोर्ड को बढ़ावा, खाद्य एवं ग्रामोद्योग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा। दूसरा, जो भी कारीगर होते हैं, दस्तकार होते हैं, उनको प्रशिक्षण, दस्तकारों को प्रशिक्षण। ठीक है, तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना 1955 में क्या करेगा? खाद्य एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा और दस्तकार को प्रशिक्षण देगा। अगली बात है कि इसके द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं? योजनाएं, इसके द्वारा 2 योजना चलाई जा रही हैं। कितनी योजनाएं? 2। योजनाएं अगले पेज पर लिखेंगे, पहले आप इतना देखेंगे। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना 1955 में हुई है। खाद्य एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना और दस्तकार प्रशिक्षण देना, 2 योजनाएं हैं, उनके बारे में बता देता हूं। पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। रोजगार सृजन योजना। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो अपन को ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त याद रखना कि ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी याद रखनी है लघु खाद्य परियोजना। लघु खाद्य परियोजना, ये जो लघु खाद्य परियोजना है, पहले इसका नाम था खाद्य एक नई पहल। खाद्य एक नई पहल कब शुरू की गई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी लघु खाद्य परियोजना। अब पहले इसका नाम था खाद्य एक नई पहल, अब लघु खाद्य परियोजना के नाम जाना गया है। इस बार बजट में इसके लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। कोई काम का नहीं है आपके लिए, इतना याद रखना, पर बस इतना याद रखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और लघु खाद्य परियोजना, ये जो 2 योजनाएं हैं, ये किसके द्वारा संचालित की जा रही हैं? खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में। अब अपन ने जितना देखा उसका थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं आपको। देखिए, अपन ने यहां से शुरुआत की। सबसे पहले राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, यहां से शुरुआत हुई। अब थोड़ा क्विकली रिवीजन कर लेंगे इसको। राजस्थान सरकार की कौन कौन सी औद्योगिक नीति आई है? पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1978 में आई, भैरव सिंह सरकार के काल में आई। दूसरी 1991 में आई। तीसरी 1994 में आई। चौथी औद्योगिक नीति 1998 में आई। पांचवी औद्योगिक नीति 2010 में आई और छठी औद्योगिक नीति 2015 में आई। 7वीं जो औद्योगिक नीति है ये 1 जुलाई 2019 को आई, इतना याद रखेंगे। इसके बाद में रिप्स जो पॉलिसी है, RIPS रिप्स, ये निवेश बढ़ाने के लिए है। राजस्थान निवेश संवर्धन नीति स्कीम, ये निवेश को बढ़ाने के लिए है और 17 दिसंबर 2019 को ये पॉलिसी लेकर आए। क्यों राजस्थान में निवेश को बढ़ाने हेतु लेकर आए? प्रावधान क्या है? 7 वर्षों तक CGST में छूट दी जाएगी और मंडी तथा अन्य शुल्कों में भी छूट मिलेगी। अगली बात है CSR के बारे में देखा। होता क्या CSR? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जो भी कोई उद्यम या उद्योग लगता है उसको एक सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसे समाज के लिए खर्च करने। कब प्रावधान किया गया? कंपनी अधिनियम 2013 में इसका प्रावधान किया गया। कौन सी धारा में? 135 में। क्या लिखा गया है? 3 बातें लिखी गई हैं। पहली, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ हो, ठीक, ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर कितना हो? 1000 करोड़ रुपए हो,
और लाभ कितना हो 5 करोड़ रुपए हो, उसको 3 वर्षों का औसत निकालना है। ठीक है, और 3 वर्षों का जो औसत है उसका 2% कहां पे खर्च करना है, CSR गतिविधियों में खर्च करना है। इसके बाद में एक CSR अथॉरिटी का गठन किया गया, CSR प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया, 6 नवंबर 2019 को किया गया। इसके बाद में अपन को ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार में औद्योगिक विकास हेतु कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई है, इंस्टीट्यूशन कौन से बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहले अपने क्या पढ़ा, रिको पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ा, RFC पढ़ा। उसके बाद में खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में। इसके बाद अपन राजसिको पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन एक इंस्टीट्यूशन है राजसिको के बाद में रूडा, ये और पढ़ेंगे। सबसे पहले रिको के बारे में देखा, कब स्थापना हुई, साहब स्थापना इसकी हुई 1980 में। क्या करता है रिको, रिको सर पहला काम तो करता है कि औद्योगिक विकास करता है, दूसरा ये मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करता है, तीसरा लोन प्रोवाइड कराता है, चौथा तकनीकी सहायता देता है। ठीक है, इसके अलावा रिको क्या क्या चलाता है, पहला सर एग्रो फूड पार्क चलाता है। कितने एग्रो फूड राजस्थान में संचालित किए जा रहे हैं, 4। कहाँ पे, गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा में। ठीक है, एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा रखी है, कहाँ पे लगा रखी है सर, तिमरी जोधपुर में लगा रखी है। ठीक है, इसके बाद अगली बात, जापानी पार्क नीमराना और गिलोट में लगाए गए। इसके अलावा सेज जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी। इसके अलावा औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक केंद्र कहाँ पे लगाया गया है, पचपदरा में। कौशल विकास केंद्र नीमराना में लगाया गया। ठीक, ये हो गया अपने रिको के बारे में। इसके बाद RFC राजस्थान वित्त निगम के बारे में देखा, कब स्थापना हुई, 1955 में स्थापना हुई। क्या करता है RFC राजस्थान वित्त निगम, ये RFC नए उद्योगों की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 में स्थापना हुई, दस्तकार को ट्रेनिंग देने का कार्य करता है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है साहब, इसके अलावा इसकी 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और दूसरी योजना है खाद्य, एक नई पहल पहले चलती थी उसको कन्वर्ट कर दिया लघु खाद्य परियोजना में। ठीक है, ये कार्य इसके द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपन ने और कौन सा देखा, इसके अलावा वित्त निगम देख लिया। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई, 55 में हुई, 20 करोड़ तक का लोन देगा। अब देखिए इसके अलावा जो अपन अभी जो क्लास का है, अभी तो ज्यादा हो रहा है आपके, तो इस क्लास के बाद अपन 2 संस्थाएं पढ़ेंगे, एक टॉपिक और रह गया अपना जिसको मैं बता देता हूं। एक तो अपन पढ़ेंगे DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में एक टॉपिक तो, और दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपन, दूसरा ये जो बचे हुए हैं जिसमें थोड़ा सा आपको रूडा के बारे में बताना, थोड़ा सा आपको राजसिको के बारे में बताना, और एक अपन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए इस क्लास को तो अभी अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आपके नोट्स को लेकर क्यूरी रहेगी कि सर नोट्स कैसे क्या अवेलेबल होंगे, क्या कुछ हो रहा है। देखिए नोट्स वैसे तो आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे, पर फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि सर PDF कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मैं बहुत स्लो आपको लिखवा रहा हूँ ये चीजें। देखो खुद के नोट्स ही होते हैं, PDF तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगी जैसे क्लासेस पूरी होती हैं, पर जिस प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ उसी क्रम से आप लिखते चलिए ताकि आपके याद करने में सहूलियत हो जाए, चीजों को रिलेट कीजिए साथ साथ में, तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।